Hi, good morning to everybody. You are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery Kalgaon. You are watching my YouTube channel Oxford Gallery and I hope you are satisfied with my videos. In this video, I will talk about verb. Verb is one of the most important section of our grammar. Otherwise, you can say verb is one of the most parts of speech. Verb. Why should we study verb? There is a question. Why should we study verb? We know the study of verb forms is called tense. हम लोग जानते हैं कि verb के रूपों के अध्ययन को ही tense कहते हैं. इसलिए हम verb को पढ़ना उचित समझते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए verbs और kinds of verbs लेके आए हैं. सबसे पहले हम verbs के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि ये verbs कितने भागों में बटे हैं और ये किस प्रकार के हैं. verbs पढ़ने के बाद ऐसा होगा कि हम verbs को पहचान पाएंगे और इसके प्रयोगों को सीखने में शुद्धता आ पाएगी, अर्थात एक्यूरेसी आ पाएगी और हम गलतियां कम करेंगे. तो चलिए मैं आपको verbs शुरू करता हूं और सबसे पहले मैंने इस verbs चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर पेन डाउन करके रखा है. अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को बोर्ड पर पेन डाउन करके रखा है. तो एग्जाम्पल से मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं. राम इज वीपिंग, राम रो रहा है. द बॉयज लाफ, लड़के हंसते हैं. और अगला सेंटेंस है ही वाज बीटन, उसे पीटा गया था. इन तीनों वाक्यों में एक्शन हो रहा है, अर्थात कोई ना कोई कार्य हो रहा है, कार्य व्यापार हो रहा है. कार्य व्यापार को ही हम लोग अंग्रेजी में एक्शन कहते हैं. तो तीनों वाक्यों को देखने के बाद लगता है कि इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. पहले वाक्य में राम के द्वारा रोने का एक्शन हो रहा है, दूसरे वाक्य में लड़कों द्वारा हंसने का एक्शन हो रहा है और तीसरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि किसी को मारा गया था, उस एक्शन की बात हो रही है. तीनों वाक्य में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. अगले तीन वाक्यों को हम लेते हैं. ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी. अगला सेंटेंस है सी हैज टू सन्स, उसे दो पुत्र हैं. और अगला सेंटेंस है आई हैव अ सिस्टर, मुझे एक बहन है. इन तीनों वाक्यों में एक संबंध और एक अधिकार की बात कर रहा है. हैड ए कार, अधिकार की बात कर रहा है कि कार पर किसका अधिकार है. तो ही जो है हमारे इस वाक्य का सब्जेक्ट है, उसका अधिकार है. इन दोनों के बीच, कार और ही के बीच संबंध स्थापित करता है और यह काम कौन कर रहा है? हैड, जो कि एक वर्ब है. अंडरलाइन किए हुए वर्ड जो हैं इज वीपिंग, लाफ, वाज बीटन, हैड और हैव. जो बोर्ड पर मैंने वर्ड को सर्किल किया है वो सभी वर्ड वर्ब्स हैं और पहले तीन वाक्यों में एक्शन का बोध किया जा रहा है और अगले तीन वाक्यों में संबंध या अधिकार की बात हो रहा है. पहले वाक्य में ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी. कार और ही के बीच अधिकार की बात हो रही है. दूसरा है सी हैज टू सन्स, उस पर बताया जा रहा है कि सी मतलब उसे दो पुत्र हैं. यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, पुत्र और उसके बीच की दो पुत्र हैं. और ये काम कौन कर रहा है? तो हैज, जो कि एक वर्ब है. और अगला सेंटेंस है आई हैव अ सिस्टर, यहाँ पे भी संबंध की बात हो रही है. अगले तीन वाक्यों को हम लेते हैं. आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ. यू आर यंग, तुम जवान हो. और ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा है. इन तीनों वाक्यों में अवस्था का बोध होता है. स्वस्थ होना यह अवस्था का नाम है, यंग होना और ओल्ड होना ये सभी अवस्था का बोध कराता है. तो हम अब वर्ब्स का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य व्यापार अर्थात एक्शन, अधिकार, संबंध, अवस्था का बोध होता है. फिर से हम देखेंगे, वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य व्यापार, अधिकार, संबंध, अवस्था या अवस्था का बोध होता है. हम इसी को अंग्रेजी में कहेंगे ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और स्टेट
ऑफ विंग, अर्थात भर्व वह शब्द है जो किसी कार्य व्यापार को, किसी अधिकार को, संबंध को या अवस्था का बोध कराता है। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स में इसको समझा कि पहले 3 वाक्यों में यह एक्शन की बात करता है कि राम वह रो रहा है, राम इज वीपिंग, राम के एक्शन का नाम है रोना, लड़के के एक्शन का नाम है हंसना, और यहाँ पर एक्शन का नाम है मारा जाना। उसी प्रकार अगले वाक्य में हम देखते हैं तो ही हैड यहाँ पर जो है वह अधिकार की बात कर रहा है, दूसरे वाक्य में हैज यहाँ पे संबंध की बात कर रहा है, और तीसरे वाक्य में हैव ये भी संबंध की बात कर रहा है। अगले 3 एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पे एम जो है यहाँ पे भर्व है, और आर यहाँ पे भर्व है, और वाज यहाँ पे भर्व है। ये तीनों अवस्था का बोध कराता है। तो कहने का तात्पर्य है भर्व वह शब्द है जो किसी एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग की बात करता है। अर्थात भर्व वह शब्द है जो किसी कार्य, व्यापार, अधिकार संबंधी अवस्था का बोध कराता है। तो ये आपको समझना है कि सबसे पहले भर्व क्या है। अब हम देखेंगे कि भर्व कितने भागों में बटे हैं। तो भर्व को पहचानना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप इसको ध्यानपूर्वक समझें और भर्व का महत्व को आप इम्पोर्टेंस दें। अगर आप भर्व के महत्व को इम्पोर्टेंस देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह समझ में आएगा, और इस एनालिसिस को आपको अच्छी तरह से, इस विश्लेषण को अच्छी तरह से, इस डिफिनेशन को अच्छी तरह से आपको दिमाग में रखना चाहिए। इस फ्रेम में हम काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में जानेंगे। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, अंग्रेजी में वर्ब 2 भागों में बटे हुए हैं। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहले को हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये 2 भागों में बटे हुए हमारा जो वर्ब, अभी जो हम डिफिनेशन पढ़ रहे थे कि वर्ब वह शब्द है जो किसी कार्य व्यापार, किसी अधिकार, संबंध या फिर अवस्था का बोध कराता है। तो वह वर्ब 2 भागों में बटा हुआ है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी पेन डाउन करके रखा था, उसको हम आगे देखते हैं। तो ये कौन कौन से 2 वर्ब हैं? तो एक लेक्सिकल है और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो हम 1 to 1 दोनों वर्ब को समझेंगे। सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स को ही हम ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहते हैं, इसी को हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, और इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब 2 प्रकार के हैं, पहला लेक्सिकल वर्ब है और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सबसे पहले हम लेक्सिकल वर्ब के बारे में जान रहे हैं। लेक्सिकल वर्ब को ही हम ऑर्डिनरी वर्ब, मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जानते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके रखा है जो कि लेक्सिकल वर्ब है। गो, रीड, डांस, प्ले, लाफ, स्लीप, वीप, टीच, etc। ये सभी के सभी जो हैं वह लेक्सिकल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जानते हैं लेक्सिकल वर्ब्स की और क्या क्या विशेषताएं हैं। लेक्सिकल वर्ब के बारे में है, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। कहने का मतलब, मैंने जितने भी वर्ब्स एग्जाम्पल में लिखे हैं इसकी संख्या अनंत है। आप अपने नोटबुक में जाके वर्ब फॉर्म्स को देख सकते हैं, वर्ब बहुत सारे हैं। गो का स्वतंत्र अर्थ होता है जाना, रीड का स्वतंत्र अर्थ होता है पढ़ना, इसलिए पहला पॉइंट कहता है कि इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। अर्थात जो लेक्सिकल वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब होते हैं, जो ऑर्डिनरी वर्ब, सारे एक ही नाम में बोल रहा हूँ। लेक्सिकल वर्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स सब एक ही हैं। इसका स्वतंत्र अर्थ होता है, अर्थात एग्जाम्पल के रूप में डांस मतलब नाचना, प्ले मतलब खेलना, लाफ मतलब हंसना, सब के अर्थ होते हैं, खुद के अर्थ होते हैं, इसलिए इसका कहा रहा है कि इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। चलिए अगला, ये वाक्य में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब, ये वाक्य में जब भी प्रयोग किया जाएगा तो हम इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं। हम आगे जानेंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कब किन परिस्थितियों में कहते हैं। बट ये जो हमारा लेक्सिकल वर्ब है वो हमेशा वाक्य में मेन वर्ब के रूप में ही प्रयुक्त होता है। अगला है, इनके मुख्यतः 5 रूप होते हैं। अर्थात जो मेन वर्ब अर्थात लेक्सिकल वर्ब है, इसके 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। 1 to 1 हम समझते हैं इसके 5 रूपों में क्या क्या बातें हैं। तो वर्ब का पहला रूप है V1, वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होता है। इसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है, जैसे गो, यह इसका बेस फॉर्म भी है और ये प्रेजेंट फॉर्म भी है, जिसको हम V1 कहते हैं। और एक और विशेषता है कि यह प्लूरल के रूप में प्रयुक्त होता है। वाक्य में वर्ब प्लूरल और सिंगुलर दोनों के रूप में प्रयुक्त होने वाले हैं, बट यहाँ पे यह
जो बेस फॉर्म होता है अर्थात V1 वो प्लूरल के रूप में प्रयुक्त होता है। गो, ईट, टीच, प्ले ये सभी प्लूरल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला जो V2 है वो पास्ट टेंस फॉर्म कहलाता है। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो यह दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। यह वर्ब का तीसरा रूप है। इसे हम वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप कहते हैं। यह भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं और दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे हर बेस फॉर्म, जैसे गो बेस फॉर्म है तो उसमें आईएनजी लगाकर गोइंग बना दिया। ईट बेस फॉर्म है तो आईएनजी लगाकर उसको ईटिंग बना दिया। टीच बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाकर हम लोग टीचिंग बना दिए। इसी कारण से इसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, बट इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब का ये चौथा रूप है। और वर्ब का पांचवा रूप जो होता है वह फिर से प्रेजेंट टेंस में होता है। जिस प्रकार से हमारा वर्ब का पहला रूप प्रेजेंट टेंस में होता है उसी प्रकार से वर्ब का पांचवा रूप भी प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाता है। बट दोनों में फर्क यह है कि वह बेस फॉर्म है या बेस फॉर्म नहीं है। वर्ब का पहला रूप बेस फॉर्म कहलाता है, यह नहीं कहलाता। तो यह क्या कहलाता है? तो एस या ईएस फॉर्म कहलाता है। क्यों? तो इसमें एस या ईएस जोड़े जाते हैं। आप गो जो बेस फॉर्म है उसमें ईएस जोड़ा गया है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। गो में ईएस जोड़ा गया है, किसी में इट में एस जोड़ा गया है, टीच में ईएस जोड़ा गया है, प्ले में एस जोड़ा गया है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट मैंने कुछ एग्जांपल्स सिलेक्टेड एग्जांपल्स बोर्ड पे रखा है, उसके माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको। इसी वजह से इसको एस या एस फॉर्म कहा जाता है। एक और मुख्य बातें हैं कि V1 प्लूरल होता है जबकि V5 सिंगुलर होता है। ध्यान देने की बात है, यह उल्टा सा दिखता है कि एस या ईएस जोड़ने के बाद नाउन में प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में ऐसी बात नहीं होती। वर्ब में जब हम एस या एस ऐड करते हैं अर्थात V5 बनाते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं क्योंकि दिस इज ए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ब का पहला रूप जो होता है वह प्लूरल होता है, वह बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म कहलाता है। जबकि वर्ब का पांचवा रूप जो होता है वह बेस फॉर्म नहीं होता है, उसको एस या ईएस फॉर्म कहा जाता है। वह सिंगुलर होता है, जैसा कि वह दिखता है प्लूरल जैसा। जैसे कि हम लोग नाउन में क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन यह वर्ब है। वर्ब में एस या ईएस जोड़ने के बाद वह वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है, अर्थात वह सिंगुलर हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं लेक्सिकल वर्ब की। तो लेक्सिकल वर्ब के बाद हम ऑर्डिनरी वर्ब की चर्चा करेंगे। इस फ्रेम में हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। तो ऑलरेडी मैंने कहा कि जो वर्ब्स हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक लेक्सिकल वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैंने बताया लेक्सिकल वर्ब्स के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे उसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, उसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, उसको प्रिंसिपल वर्ब्स के भी नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, अभी चूंकि हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है, मेन वर्ब्स के बारे में जो मैंने बताया कि इसका स्वतंत्र शाब्दिक अर्थ होता है, बट ऐसा इसके साथ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं, तो इसका क्या भूमिका है। वैसे वर्ब्स जो टेंस, मोड, वॉइस तथा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के निर्माण में मेन वर्ब की अर्थात लेक्सिकल वर्ब की सहायता करता हो उसे ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मैं फिर से सेंटेंस को रिपीट करना चाहूँगा। वैसे वर्ब्स जो टेंस, मोड, वॉइस और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मतलब जरूरत, वाक्य में उसकी जरूरत होती है, वैसे वर्ब्स की जरूरत होती है जो लेक्सिकल वर्ब की सहायता कर सके। इसलिए उसके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के निर्माण में मेन वर्ब अर्थात लेक्सिकल वर्ब की सहायता करता हो, मुख्य क्रिया की सहायता करता हो, ऐसे वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। मैंने एग्जांपल्स ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी पेन डाउन करके रखा है बोर्ड पे, आप इसको देखेंगे तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, बी, बीन, बिंग, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need और dare, ये लिमिटेड हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या लिमिटेड है। आप शायद यहाँ 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स देख रहे होंगे, मेरे साथ शायद 27 या 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसकी संख्या लिमिटेड है, जबकि हमारा जो लेक्सिकल वर्ब है उसकी संख्या अनलिमिटेड है, बहुत अधिक है। हम इसका प्रयोग मेन वर्ब की सहायता के लिए करते हैं।
अब देखिए इसके बारे में कुछ और भी बातें लिखा गया। इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, जबकि लेक्सिकल वर्ब का शाब्दिक अर्थ होता है। हमने देखा था कि गो मतलब जाना बोलते हैं हम, गो मतलब जाना, जो कि एक लेक्सिकल वर्ब है। जबकि यहाँ पर जितने भी हैं इसका कोई विशेष शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, वाक्य में प्रयोग होने के साथ ये बदल भी जाते हैं, इसके अर्थ बदल भी सकते हैं। हो सकता है इसका अर्थ कभी होना है तो हो सकता है कुछ और भी हो जाए, वाक्य में प्रयोग के हिसाब से इसके अर्थ बदल सकते हैं। अगला इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में, जैसे हम इज लगा के, इज ही मैड, क्या वह पागल है, तो इज लगाकर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस नोट लगाकर हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगा लेते हैं और नोट लगाकर हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको मुख्य रूप से वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में चर्चा किया। मैं फिर से बताना हूँ कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि वर्ब क्या है। तो मैंने फर्स्ट जो आपको डिफिनेशन बताया था कि वर्ब जो है वह है जो किसी एक्शन, पोसेशन, रिलेशन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग की बात करता है, अर्थात किसी कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बात कराता है, तो उसे हम लोग वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब के कई अन्य नाम हैं, उसी को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं, उसी को हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं और उसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब जो है उसके 5 रूप होते हैं और वे पांचों रूप मैंने अभी बताया, V1, V2, V3, V4 और V5। उसके स्वतंत्र अर्थ होते हैं, लेक्सिकल वर्ब के स्वतंत्र अर्थ होते हैं और वह हमेशा वाक्य में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त रहता है, वाक्य में जो उसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। दूसरी तरफ जो हम अभी ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा कर रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, यह वाक्य में टेंस, मूड, वॉइस या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के निर्माण में मुख्य वर्ब की सहायता करता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे रखे हैं, आप जैसे देखेंगे, आई एम गोइंग, एम यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब गोइंग की सहायता कर रहा है। नेक्स्ट है ही हैज ईटेन, ही हैज ईटेन, ही हैज ईटेन, यहाँ पे हैज जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ ईटेन जो मेन वर्ब है उसकी सहायता कर रहा है। अगला है आई डू नॉट नो दिस, यहाँ पे डू जो है वह एक ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब नो की सहायता कर रहा है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है और यह सॉल्व का जो है यहाँ पर यह मेन वर्ब सॉल्व है और इसकी यह सहायता कर रहा है, चाहे वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के निर्माण में, मूड के निर्माण में, टेंस के निर्माण में, जिसकी भी जरूरत होती है उसके हिसाब से यह कर रहा है। अगला कुछ ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे हैं जिसका प्रयोग जो है लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है, जैसे डू का प्रयोग आप लेक्सिकल वर्ब अर्थात मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई डू माई ड्यूटी, तो डू को आप देखेंगे तो यह डू जो है लेक्सिकल वर्ब की भूमिका में भी होता है। और अगला पहले जो एग्जांपल्स मैंने दिया उसको देखते हैं तो आपको यह दिखता है कि यह मेन वर्ब की भूमिका में है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें वर्ब्स के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलें। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक यू टू दिस वीडियो।